ऊपर वाला जब देता है तो देता छप्पर फाड़ के, ऐसा ही कुछ हुआ उतिया कुंडू के साथ। 14 जून को जो हुआ, यानी टीएमसी के 20 बागी सांसदों का गुट एक पार्टी एनसीपीआई में शामिल हो गया। इसकी पटकथा दरअसल 13 मई को लिखी गई थी, एक फेसबुक पोस्ट के जरिए, जिस पर किसी का भी ध्यान नहीं गया होगा। एक फोटो पोस्ट की गई फेसबुक पर, जिसमें मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी को बधाई दी गई। शुवेंदु अधिकारी के साथ उतिया कुंडू थे। जो बधाई दे रहे थे वो इसी एनसीपीआई, नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। इनकी पार्टी का चुनावी नारा था, अपने अधिकारों को बचाने के लिए दल बदलुओं को नकारें। सोचिए क्या आयरनी है। इस पार्टी के उम्मीदवार को जो सबसे ज्यादा वोट मिले किसी भी उम्मीदवार को, वो है 536। कुल इस पार्टी को वोट मिला था 1198। 1200 वोट भी नहीं मिले और एक भी विधानसभा में सदस्य नहीं, और सीधे झोली में आकर गिरे 20 सांसद। 14 जून को टीएमसी के 20 बागी सांसद एनसीपीआई में विलय कर गए, अपने गुट का विलय कर दिया। यानी कह सकते हैं जनता ने नहीं बल्कि सांसदों ने मिलकर इस पार्टी को अपग्रेड कर दिया। एनडीए में बीजेपी के बाद एनसीपीआई दूसरा सबसे बड़ा दल बन गया है। तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं टीडीपी, जगन मोहन रेड्डी की पार्टी 16 सांसदों के साथ, और नीतीश कुमार की जेडीयू 12 सांसदों के साथ चौथे नंबर पर आ गई है। इस पार्टी के साथ ऐसा क्यों हुआ और क्या वजह थी कि बीजेपी ने एनसीपीआई में टीएमसी के इस बागी सांसदों के गुट को शामिल करवाया? क्यों नहीं इन्होंने जो चुनाव चिन्ह है टीएमसी का और जो पार्टी है उस पर क्लेम किया? इसके पीछे की क्या राजनीति और कब यह तय हुआ था कि यह पार्टी जाएगी एनसीपीआई में, गुट जो ये है टीएमसी का वो जाएगा? ये सब कुछ विस्तार से इस वीडियो में आपको बताऊंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं आयान भारत। आपसे गुजारिश है, अगर आप अभी तक मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमें बहुत मदद मिलती है और हम अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं। सबसे पहले बात इसी पार्टी एनसीपीआई यानी नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया की। इसकी स्थापना 2023 में बंगाल के उतिया कुंडू और शेरली कुंडू ने की। ये दोनों पति पत्नी हैं। पार्टी के अध्यक्ष खुद उतिया कुंडू हैं, पत्नी शेरली कुंडू कोषाध्यक्ष हैं, और आप कह सकते हैं कि पार्टी का हाईकमान और फाइनेंस मिनिस्ट्री दोनों फिलहाल घर में ही है, कुछ बाहर की बात नहीं है। पार्टी पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रजिस्टर्ड है, लेकिन इसने अपने चुनाव की शुरुआत की थी त्रिपुरा से। 2023 में त्रिपुरा विधानसभा में पार्टी ने 4 उम्मीदवार उतारे, एक का पर्चा खारिज हो गया, एक इंडिपेंडेंट लड़े, दो पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़े। लेकिन इन 4 उम्मीदवारों को कुल जमा वोट मिले 1198, 1198, 1200 वोट भी नहीं मिले। कई सीटों पर, मतलब आप कह सकते 4 ही सीट थी तो कई सीट क्या, मतलब इनके उम्मीदवार जो था वो नोटा से भी कम वोट मिला, सिर्फ एक उम्मीदवार को नोटा से ज्यादा वोट मिला था। पार्टी को चुनाव आयोग के रिकॉर्ड के मुताबिक 1.13 लाख रुपए का चंदा मिला था, है ना। चुनाव चिन्ह इनका है पेन और निब, वो निब वाला पेन होता है जिससे हम लिखते थे, वो इनका चुनाव चिन्ह है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है, आयरनी यही है कि इस पार्टी का नारा था, अपने अधिकारों को बचाने के लिए दल बदलुओं को नकारें। जब ये नारा दिया गया होगा तब पार्टी के अध्यक्ष ने, स्थापना करने वालों ने सपने में नहीं सोचा होगा कि ये दल बदलू ही इनकी पार्टी का स्टेटस एकदम बदल देंगे, इनका स्टेटस एकदम बदल देंगे, और एक अनजान अनाम पार्टी जैसी हजारों पार्टियां इस देश में हैं, वो ऐसी पार्टी हो जाएगी जिसकी चर्चा होने लगेगी, जिसकी बात होने लगेगी। और 20 दल बदलू सांसद जो टीएमसी का बागी गुट है वो इसमें शामिल हो जाएगा। अब ये जो कहानी है ये 13 मई को लिखी गई थी, क्योंकि आप सोचिए 4 मई को अगर जीत हासिल हुई शुवेंदु अधिकारी को, तो उसके बाद 13 मई को बधाई दे रहे हैं उनके मुख्यमंत्री बनने पर। बीजेपी को जीत की बधाई भी दे सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई आहट थी, कोई बातचीत थी, कोई कनेक्शन होने लगा था, कोई कनेक्ट ढूंढा जाने लगा था, या ये लग गया था कि ये गुट अलग होने वाला है। जिस तरह से तब तक टीएमसी में भगदड़ मच चुकी थी, बुरी स्थिति हो चुकी थी, तो ये लग गया था कि वाकई कुछ होने वाला है, और इसी को लेकर ये बधाई दी गई थी। 14 जून को ओम बिरला से 17 सांसद मिले और 20 सांसदों का समर्थन पत्र दिया टीएमसी के बागी गुट के। इसमें 17 सांसद थे और 3 सांसद जो नहीं शामिल थे, जिनके हस्ताक्षर थे, उनका नाम है दीपक अधिकारी,
कालीपद सोरेन और रचना बैनर्जी, ये 3 शामिल नहीं थे। कौन कौन से सांसद शामिल थे? अबू ताहिर खान, खलीलुर रहमान, डॉक्टर शर्मिला सरकार, पार्थ भौमिक, असित कुमार माल, सायोनी घोष, जी हाँ सायोनी घोष, जून मलिया, माला राय, शताब्दी रॉय, सुदीप बंदोपाध्याय, काकोली घोष दस्तीदार, बापी हल्दर, अरूप चक्रवर्ती, जगदीश चंद्र बासुनिया, पारसुन बैनर्जी, यूसुफ पठान, मिताली बाग, यानी ये सब शामिल थे। 3 सांसद शामिल नहीं थे। और आप सुदीप बंदोपाध्याय जो सबसे सीनियर नेता हैं इनमें, इनका ही इंतजार हो रहा था, तभी ये पत्र देने में कुछ समय भी लगाया गया। और सबसे बड़े इसमें जो आप कहिए नाम है वो है काकोली घोष दस्तीदार, जिन्होंने इस पूरे अभियान की शुरुआत की थी। वो चीफ विप थी लोकसभा में टीएमसी की, उस पद से उनको हटाया गया था और उन्होंने उसके बाद टीएमसी छोड़ दिए कहकर कि मैं टीएमसी के साथ काम नहीं कर सकती, क्योंकि आरजी करोड़ के तमाम मामले उन्होंने कहे। लेकिन बात यही थी कि पार्टी हारने के बाद उसके बाद उन्होंने पार्टी से खुद को किनारा कर लिया था। अब लेकिन बात यह है कि इसके बाद अब लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ऋतुव्रत बनर्जी की पहले बात बताते हैं, तो इस पार्टी को क्या होगा? क्यों इस पार्टी ने चुनाव चिन्ह पर, पार्टी पर, टीएमसी पर अपना दावा नहीं पेश किया? दरअसल इसके पीछे बीजेपी की स्ट्रैटेजी है साफ। बीजेपी को तमाम बिल लाने हैं, बहुत महत्वपूर्ण बिल हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है महिला आरक्षण और परिसीमन का बिल। बीजेपी ये बिल पिछली बार लाई थी और उसके बाद ये बिल बहुमत नहीं होने की वजह से 2/3 मेजोरिटी, क्योंकि संविधान संशोधन है तो 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है संविधान संशोधन के लिए, सिंपल मेजोरिटी से पास नहीं होता, और इसीलिए ये बिल गिर गया था। इस बार बीजेपी पूरी तैयारी के साथ जाएगी। इसीलिए अगर ये मामला कोर्ट में जाता, अगर ये मामला चुनाव आयोग के पास, ये जो बागी गुट है काकोली घोष दस्तीदार का लेके जाते, तो ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट जाती, और कोर्ट जाती तो हो सकता है इन सांसदों के वोट करने पर रोक लगा दी जाती, क्योंकि वहां पे क्या होगा कोर्ट में आपको पता नहीं होता। अगर ऐसा कुछ होता तो बीजेपी की जो कवायद थी इन बिलों को पास कराने की, वो कवायद खटाई में पड़ जाती, जिसके लिए सब कुछ किया गया है। तो इसीलिए बीजेपी ने सोचा अभी बिल पास कराया जाए, स्मूथली काम हो, और बीजेपी इन सांसदों को अपनी पार्टी में कतई नहीं ले सकती थी, लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बीजेपी के लोग जो कैडर है पश्चिम बंगाल का, वो इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि टीएमसी के लोग बीजेपी में आ जाए। इसीलिए बीजेपी ये भी नहीं चाहती थी कि उनकी पार्टी में आए, लेकिन ये भी चाहती थी कि सब कुछ स्मूथ चले। इसीलिए एक ऐसी पार्टी को ढूंढा गया जो रजिस्टर्ड पार्टी हो और जिसमें इस दल को शामिल करा दिया जाए। और उसके बाद अब सेकंड स्टेप होगा ऋतुव्रत बनर्जी, जो कि बागी गुट जो विधायकों का है और जो वहां पर नेता प्रतिपक्ष बने हैं पश्चिम बंगाल में, उनके साथ 58 विधायकों ने तो साइन कर दिया था, लेकिन उनका कहना है कि 64 विधायक उनके साथ हैं, बाकी 5 का भी समर्थन उनके साथ है। बल्कि वो तो कह रहे हैं कि 67-68 का समर्थन हमारे साथ है। ऐसा लग रहा है ममता बनर्जी के साथ 10-12 ही विधायक बचेंगे, तो वो कह रहे हैं वो हैं। तो उन्होंने जो बात कही है कि स्टेप बाय स्टेप हम काम कर रहे हैं। पहले स्टेट में जो विधायक हैं उनका अलग गुट बना, अब सांसदों का अलग गुट बन गया है, और वो इन्होंने वहां तो क्लेम ही कर दिया है कि भाई हम ही टीएमसी हैं, तो विपक्ष का नेता वो ही बनेंगे। तो विपक्ष का नेता ऋतुव्रत बनर्जी बन गया। यहां पे जो सांसदों का गुट है टीएमसी का, वो अलग हो गया है, वो दूसरी पार्टी में शामिल हो गया है। अब ऋतुव्रत बनर्जी कह रहे हैं कि जो लोकल यूनिट्स हैं डिस्ट्रिक्ट की और जो सिविक बॉडीज हैं, अब उनमें भी यही होगा, उनमें भी टीएमसी छोड़ने का काम शुरू होगा, टीएमसी से अलग होने का काम शुरू होगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप होगा। और इसके बाद सुदीप बंदोपाध्याय जो विधायकों में माफ कीजिएगा जो सांसदों में शामिल हैं, जो बागी गुट के हैं, जो एनसीपीआई के अब सांसद हो गए आप कह सकते हैं, तो वो उन्होंने कहा है कि वो लोग क्लेम करेंगे पार्टी पर, टीएमसी असली हमारी है, क्योंकि हमारे पास विधायक हैं, सांसद हैं, और अब सिविक बॉडीज की बात भी ऋतुव्रत बनर्जी कर रहे हैं। तो ये सब कुछ होगा, लेकिन इन सब में बीजेपी का मोटिव क्लियर है, बिल पास कराना। वो चाहती है 2029 के चुनाव के पहले परिसीमन हो जाए। लोगों को लग रहा होगा परिसीमन कैसे होगा, परिसीमन में तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब टेक्नोलॉजी की मदद ली जाती है, इसलिए परिसीमन में बहुत समय नहीं लगना है। बीजेपी कोशिश करेगी कि 2029 के पहले ये सब कुछ हो जाए, और 2029 में जो परिसीमन है वो सीटों का हो जाए, और नए परिसीमन के साथ ही चुनाव 2029 का हो। ये पूरा टारगेट है बीजेपी का, इसीलिए ऐसा किया गया कि अभी किसी काम में कोई अड़ंगा ना आए, हर चीज ठीक से हो जाए। अब कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र का मजाक है, ये तभी हो सकता है जब पार्टी प्रमुख चाहे कि हमें दूसरी पार्टी में शामिल होना है। बताइए, ऐसा होता है क्या?
ऐसा आज तक कभी हुआ है क्या? और जब हम किसी पार्टी से टूट के जा रहे हैं तो उस पार्टी का प्रमुख क्यों चाहेगा कि हम दूसरी पार्टी में शामिल हो जाएं, या वो पार्टी क्यों? क्योंकि पार्टी की अगर बात करेंगे तो पार्टी तो अब ऋतुपर्ध बनर्जी के पास है, राज्य की विधायकों का दल, और यहाँ पे आप सुदीप बंदोपाध्याय कहिए या काकोली घोष दस्तीदार कहिए, इनके पास है सांसदों के दल का वर्चस्व। तो अब पार्टी कहां बची? बाकी तो ममता बनर्जी के साथ तो कुछ है नहीं, वही है आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे वही वाला हाल है, पीछे कोई नहीं होगा। तो वही स्थिति बच गई है। अब उसके बाद जो लेटर दिया गया था लोकसभा में स्पीकर को, ओम बिरला को, जो अभिषेक बनर्जी की तरफ से, कि इन लोगों को का विलय ये ना कराया जाए, ये पार्टी के खिलाफ है, ये सब उन्होंने लेटर दिया। बट ठीक है, लेटर देना उनका काम है, लेकिन इससे कुछ होता नहीं और ये होता भी नहीं, क्योंकि ये कानूनी रूप से है। जो बदलाव किया गया था, पहले राजीव गांधी की सरकार ने 1/3 करा था, उसके बाद फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 2/3 सांसदों का दल एक अलग गुट बना सकता है, अलग गुट बना सकता है, लेकिन उस गुट को किसी पार्टी में विलय करना होगा। दो चीजें होती, या तो उनको पार्टी में विलय करना होगा, या फिर जो हुआ था शिवसेना के साथ महाराष्ट्र में एनसीपी के साथ, वो करना होगा कि आप पार्टी पे ही क्लेम कर दो कि ये पार्टी ही हमारी है। जो एकनाथ शिंदे ने किया, उन्होंने पार्टी का नाम, सिंबल, चुनाव चिन्ह, उन्होंने सब कुछ ले लिया। तो वो पार्टी ही अब शिवसेना शिंदे की पार्टी कहलाती है, जो शिवसेना जिसका नाम है, और जो उद्धव ठाकरे के पास रह गई वो यूबीटी है। इसी तरह से एनसीपी में हुआ, जो अजीत पवार के पास आई वो एनसीपी हो गई, और जो शरद पवार के पास रह गई उसका नाम हुआ एनसीपी शरद पवार, उन्होंने रख लिया। तो यही हो सकता है, दो चीजें, दो ऑप्शन ये होते हैं। दूसरा ऑप्शन तो शिवसेना के टूटने के बाद आया, तो पहले तो यही था कि आपको किसी के साथ शामिल होना होता है, किसी के। तो अब इनके लिए जरूरी था, अगर ये क्लेम करते उसमें लंबा वक्त लगता, तो इसीलिए ये रास्ता चुना गया है। अब इसीलिए अभिषेक बैनर्जी ने जो लेटर भेजा लोकसभा अध्यक्ष के पास, ओम बिरला के पास, उसका कोई मायने नहीं है। कीर्ति आजाद क्या कह रहे हैं? विनाश काले विपरीत बुद्धि, 2 करोड़ 60 लाख यानी 41% वोट टीएमसी को मिले। ईसीआई ने षड्यंत्र कर 91 लाख वोट काटे। एसआईआर की बात कर रहे हैं वो। काउंटिंग के समय केंद्र ने पूरी ताकत तक लगाई और बीजेपी को केवल 30 लाख वोट अधिक मिले। अब भैया ताकत क्या लगाई? वो तो काउंटिंग हो रही थी, आप लोगों ने भी देखी, और 91 लाख वोट जो कटे, ये आप मान रहे हैं सारे वोट आपके हैं? वो सब वोट आपको मिलने थे? मतलब हद हो गई। 80 सीट आपको मिली है, 207 सीट बीजेपी को मिली नहीं, लेकिन 91 लाख जो कटे हैं वो हमारे खाते में चढ़ा दीजिए। ऐसा होता है क्या? और बल्कि कोर्ट ने भी कहा था जो वोटों का डिफरेंस है वो इतना नहीं आया है किसी सीट में कि उससे बहुत फर्क पड़े। अगर वो होता तो रिकंसीडर किया जाता। इसीलिए अब एक तो जो ये नई पार्टी है, या कहिए 2023 की बनी हुई पार्टी जिसको सांसद मिल गया एनसीपीआई, उसके बल्ले बल्ले हैं, और वो पार्टी कम से कम नाम में आ गई, पहचान में आ गई। अब उसकी एक हैसियत बन जाएगी पश्चिम बंगाल में, आप देखिएगा, उसकी एक जगह बन जाएगी पश्चिम बंगाल में, आप देखिएगा, क्योंकि ये सांसद टीएमसी के नाम से जब तक अपनी पार्टी क्लेम नहीं करते तब तक तो एनसीपीआई के सांसद ही कहलाएंगे। और मुझे लग रहा है कल जब ये हुआ होगा ना कि एनसीपीआई, तो शरद पवार ने भी सोचा होगा मेरी पार्टी में कब विलय हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला, ये कैसे हुआ, कब हुआ। लेकिन दरअसल ये पार्टी एनसीपीआई थी, और अब बीजेपी अपने बिल पास कराएगी, उसके बाद ये पार्टी जो है ये क्लेम करेगी टीएमसी पर कि टीएमसी हमारी पार्टी है। एक वीडियो बनाऊंगी काकोली घोष दस्तीदार पे। आप बताइए क्या आप जानना चाहते हैं काकोली घोष दस्तीदार के बारे में? कौन है ये, कैसे ममता बनर्जी के साथ सफर शुरू किया, कहां से ये आई थी, और किस तरह से ये इस पूरे गुट की अध्यक्ष बन गई, इन्होंने सबको लीड किया, और इतनी मजबूत नेता हैं कि इनके कहने पे संदीप बंदोपाध्याय, हालांकि कहने पे नहीं, उनको आना ही होगा, ऐसा नहीं है, वो भी परेशान होंगे, उनको भी लगता होगा कि अब हार गए तो अब पार्टी छोड़ो। हालांकि इन लोगों के संग मैं बहुत वो नहीं रखती, अगर पार्टी जीत जाती तो ये उसी पार्टी में रहते, इसीलिए जब हारने के बाद लोग छोड़े ना तो उनसे ज्यादा कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। लेकिन खैर अब तो आ ही गए हैं, तो आप क्या चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही साथ हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।